नमस्कार, सरल टॉक में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गिरिराज शर्मा। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और ये विधानसभा उपचुनाव इतना रोचक है क्योंकि शायद पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि बीच में सरकार गिर गई, दूसरी सरकार बनी और विधानसभा उपचुनाव की परिस्थितियां निर्मित हो गई। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो विधानसभा उपचुनाव है वो किन बातों को लेकर के खास है, क्या क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और क्या राजनीतिक गणित है हर जगह का। और इस विषय पर चर्चा हमारे साथ सीधे सागर से जुड़ रहे हैं दैनिक भास्कर के संपादक राजेंद्र दुबे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद जी। सर, सबसे पहले आपसे हम समझने की कोशिश करेंगे, आप सागर से हैं। अगर हम बात करें बुंदेलखंड की जो 2 सीटें हैं तो उन पर किस तरीके का आप विधानसभा उपचुनाव में माहौल देख रहे हैं बजाय पहले के चुनाव की तुलना में? देखिए गिरिराज जी, यहाँ पर क्या है, पहली बार सुर्खी में जो सागर जिले की सुर्खी विधानसभा है, यहाँ पर पहली बार लोग उपचुनाव देख रहे हैं। यही हाल जो है बड़ा मलहरा सीट का है, वहां भी पहली बार उपचुनाव हो रहा है। अमूमन क्या है कि उपचुनाव इस स्थिति में होते हैं जब किसी विधायक का कोई आकस्मिक निधन हो जाता है या किसी और कारण से होता है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि लोगों ने 5 साल के लिए विधायक चुने हैं और वही विधायक अब इस्तीफा देकर वापस लोगों से बीच पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा बड़ा वो लग रहा है। इस बार लोगों को बड़ा आश्चर्य भी हो रहा है कि ये उपचुनाव फिर से हो रहा है और किस रूप में हो रहा है, और कहीं से भी ये नहीं लग रहा है कि ये कोई उपचुनाव है। पूरी तरह चुनावी रंग में डला हुआ है। दोनों तरह की पार्टियां, दोनों तरफ के प्रत्याशी पूरी ताकत से पूरे उससे इसमें जुड़े हुए हैं, भिड़े हुए हैं। जी। और जी बताइए। जी, अगर हम बात करें सुर्खी विधानसभा की, ये मध्य प्रदेश के अंदर जो एक सुर्खियों में बनी हुई है, तो क्या इसका कारण है कि ये जो सीट है खास रूप से देखी जा रही है सुर्खी विधानसभा में? सुर्खी विधानसभा की 3 कारण जो मैं देखता हूं कि यहाँ पर 3 कारण हैं, इसलिए सुर्खी जो है पूरे प्रदेश में सुर्खियां बटोर रही है। और उसकी सबसे पहली वजह यह है कि यहाँ पर जो एक दबंग नेता है, जो गोविंद सिंह राजपूत है, जो मंत्री है, और वो जी उनकी 25 सालों से यहाँ पर राजनीतिक पकड़ के भी विशेष रहे हैं, और इसी कारण से उनका यहाँ पर हार जीत या उनका जो मैदान में उतरना, ये अपने आप में ये। दूसरा यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा जो कारण वो है कि 25 साल से तो गोविंद सिंह राजपूत जी यहाँ पर लगे हुए हैं, जो कांग्रेस का एक चेहरा थे, और पूरे कांग्रेस के साथ वो यहाँ पर अपनी राजनीति करते थे। हमेशा अगर आप सुर्खी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 1990 के बाद से कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी भाजपा जो है बहुत ज्यादा अंतर से जीती हो। मतलब अगर ये कहा जाए कि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है तो ये गलत नहीं होगा। तो यही एक परंपरा बनी रहेगी या टूटेगी, इसी को लेकर सभी की नजर यहाँ पर लगी हुई है, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा कांग्रेस बड़ी लीड के साथ जीती है, और बीजेपी की जब जीत हुई है यहाँ पर एक छोटे अंतर के साथ जीत हुई है। जैसे 2013 में गोविंद सिंह राजपूत और पारुल साहू जो है आमने सामने थे। बीजेपी से पारुल साहू थी, कांग्रेस से गोविंद सिंह राजपूत थे, और उन दोनों की जीत का अंतर जो है पारुल साहू जीती थी और मात्र 141 वोटों से जीती थी। तो ऐसे ही जब भाजपा के भूपेंद्र सिंह जब गोविंद सिंह राजपूत से जीते तो उनकी जीत का अंतर भी 193 वोट रहे थे मात्र। और जब कांग्रेस यहाँ से जीती है तो फिर 8000, 10,000, 12,000 के अंतर से जीती है। तो ये एक परंपरा यहाँ पर है कि ये कांग्रेस की सीट मानी जाती है। लेकिन इस बार ये हुआ है कि जिस कांग्रेस की सीट हम मानते थे इसको, वही सारा कांग्रेस का धड़ा उठकर इस बार बीजेपी के बैनर तले पर है। तो इसलिए ये परंपरा बनी रहेगी या टूटेगी, इस परंपरा को लेकर भी ये सुर्खियों में है कि यहाँ पर होगा क्या। तीसरा इसका सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण कारण है कि जो बीजेपी के चेहरे कहलाए जाते थे, जो पारुल साहू पूर्व विधायक रही है भाजपा से 5 साल, और सिटिंग एमएलए होते हुए उनका टिकट बीजेपी ने काटा था 2013 में, और वो जो बीजेपी का यहाँ पर प्रतिनिधित्व करती थी, अब वो कांग्रेस में है। तो अब वो कांग्रेस की प्रत्याशी है। इसलिए यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि ये भी एक बड़ा रोचक मुकाबला है कि जो
7 साल पहले जो कांग्रेस का चेहरा था वो अब बीजेपी में है, और जो बीजेपी का जो चेहरा थे वो अब कांग्रेस में पहुंच गए। तो इन दोनों के अंतर को लेकर यहाँ पर इसीलिए सबसे ज्यादा घमासान माना जा रहा है। बिल्कुल। जी राजन जी, जैसा कि अगर हम बात करें, गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया के बहुत खास माने जाते हैं और मंत्री भी रहे जी हैं, तो क्या लगता है कि सिंधिया जी के होने का कुछ फायदा उन्हें मिलेगा या नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? क्योंकि क्षेत्र की अगर हम बात करें तो ये जो चुनाव है, बड़ा जनता में इस प्रकार का रोष भी देखा जा रहा है। हमने जगह जगह रिपोर्टिंग भी की कि जो है, जो गद्दार जो शब्द आ रहा है कि पार्टी क्यों बदल दी, तो जनता ये महसूस कर रही है कि हमारे साथ छलावा किया गया, हमें ठगा गया है। तो क्या लगता है, इस प्रकार का वहां पे भी माहौल है या फिर सिंधिया के होने ना होने का कोई फायदा नहीं होगा? नहीं, यहाँ पर अब परिस्थितियां ऐसी बदली है कि भाई यहाँ पर एक गद्दार नहीं है, जी, यहाँ पर दोनों ही पार्टी के नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियां बदल ली है। बदल दी, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि अब पार्टी जो है वो पीछे हो गई है जी, और प्रत्याशी से आगे निकल गया है, जी, क्योंकि अब लोग चेहरा देख रहे हैं कि ये पार्टी, तो उनको मालूम था कि भाई ये बीजेपी से कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस वाले बीजेपी में चले गए। बिल्कुल। तो अब पार्टी पार्टी की बजाय प्रत्याशी पर आधारित यहाँ पर चुनाव हो गया है। जी, हालांकि मतदाता अभी मौन है, मतदाताओं ने अपने बिल्कुल पत्ते नहीं खोले हैं। शिवराज की सभा में और उमा भारती की सभा में भी उतने ही लोग आ रहे हैं जितने कमलनाथ की सभा में भीड़ जुट रही है। जी, तो इस भीड़ों से और ये प्रचार से भी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर मतदाता क्या चाहता है। जी, लेकिन अब वो जी, देखा जाए जी, तो यहाँ पर जी, जी, पार्टी आधारित चुनाव धीरे धीरे बदलता जाए, इस प्रत्याशी को पसंद करेंगे, क्योंकि बिकाऊ और टिकाऊ वाला मामला तो यहाँ भी आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। जी। राजन जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम इस उपचुनाव की बात करें तो जी जी, राजन जी, आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम इस उपचुनाव की बात करें तो क्या लगता है कि जो बेसिक मुद्दे हैं वो गायब हो गए और पूरा चुनाव केंद्रित हो गया है बागी पने पे, तो आप तो छोड़ के चले गए गद्दार पे, क्या लगता है? हाँ, यही यही कुछ हो रहा है कि यहाँ पर जो बेसिक मुद्दे हैं वो तो बिल्कुल लगभग गायब हो गए। जो विकास का मुद्दा है, पहले जरूर चुनाव की शुरुआत जब हुई थी तो 3 चीजों पर जरूर चुनाव लड़ने के लिए दोनों प्रत्याशी आगे आए थे। वो था विकास, विश्वास और विरासत। जी, क्योंकि दोनों दोनों दावा कर रहे थे कि हमारे कार्यकाल में ज्यादा विकास हुआ है। दोनों अपने कार्यकाल का बता रहे थे कि किस तरह से उसमें विकास किया गया है। दोनों विश्वास की बुनियाद पर थे कि मतदाताओं की विश्वास पर कौन ज्यादा खरा हो सकता है, क्योंकि पार्टी दोनों ने ही बदली है। बिल्कुल। और तीसरा जो है विरासत, क्योंकि गोविंद सिंह राजपूत 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, 12 साल विधायक रह चुके हैं और पारुल साहू 5 साल विधायक रही है और उनके पिता भी कांग्रेस के विधायक रहे हैं और परिवार भी उनका पूरा विरासत जो है उनको पूरी कांग्रेस से मिली हुई है। तो इसी रूप में यहाँ इसी मुद्दे को लेकर चुनाव हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि प्रत्याशियों ने अपने मुद्दे उछाले और जनता के मुद्दे धीरे धीरे गौण होते चले गए। तो अभी यही स्थिति है कि यहाँ पर जनता के जो मुद्दे हैं, जैसे बिना परियोजना वाला मामला है या गांवों की सड़कों वाला मामला है या फिर पेयजल वाला जो मामला है, वो लगभग खत्म से होते जा रहे हैं और जो पार्टियों के और प्रत्याशियों के उठाए हुए मुद्दे हैं उन्हीं पर आधारित चुनाव होता जा रहा है। जी, राजन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी बीच में बेरोजगारी का आंदोलन हुआ, बेरोजगारों के द्वारा सोशल मीडिया पर और भोपाल में भी आंदोलन किया गया कि हमें पुलिस भर्तियां दी जाए, और सबसे बड़ी बात, जो लोग परीक्षा पास कर चुके हैं उनकी 3 साल से ज्वाइनिंग नहीं हुई। तो क्या लगता है कि इन बेरोजगार जो भी वोटर्स है, क्या इनका प्रभाव इस चुनाव में पड़ेगा? क्योंकि ऐसा नजर आता है कि आंदोलन के बाद नेताओं पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा इसको लेकर के। यहाँ भी वही लगभग मामला है कि इस चुनाव का यहाँ से इस पर असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि लोग प्रत्याशी इसको उठा भी नहीं रहे हैं और मतदाताओं के सामने ये मुद्दा भी नहीं है। जी, मतदाताओं को सिर्फ इतना है कि अगर हमारा एक छोटा मोटा काम हो जाता है जी,
हम मिलने जाते हैं और विधायक हमसे आसानी से मिल लेता है, बस उतना ही उनके लिए काफी है। वो इस चीज को अभी समझ नहीं पाते हैं कि किस तरह से उनको जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो ज्यादा होना चाहिए या बाकी चीजों का जो मुद्दा है उस पर ज्यादा असर होना चाहिए। जी इसलिए मुझे नहीं लगता अभी कि यहाँ पर इस बेरोजगारी का मुद्दा यहाँ पर बढ़ रहा जी है तो सही, हम उससे इनकार नहीं कर सकते। जी 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 आपसे जानना चाहेंगे कि वहां के क्षेत्र की अगर हम बात करें, जैसे अगर हम चंबल के क्षेत्र की बात करें, तो चुनावी गणित जी जातिगत होता है। जाति के आधार पर यहाँ पर जो जीत हार हो जाती है, विकास के मुद्दे गायब हो जाते हैं। साफ तौर पर नागरिकों का कहना है यहाँ के कि जाति के आधार पर होता है। वहां की अगर हम बात करें, सुर्खी और बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो क्या वहां पर भी इसी तरीके का गणित रहता है? चुनावी जीत हार किन चीजों पर डिपेंड करती है? जातिगत होती है या विकास के मुद्दे कुछ ना कुछ वहां पर महत्वपूर्ण माने जाते हैं? नहीं, विकास के मुद्दे इतने महत्वपूर्ण नहीं माने जाते। ज्यादातर जातिगत मुद्दे ही ज्यादा बैठाए जाते हैं। जब भी राजनीतिक दल भी इसी का आधार पर वो करते हैं। हम जैसे अभी की बात करें कि आज की सभा की बात करें तो उमा भारती की जो बड़ा मलहरा और सुर्खी दोनों जगह सभा है, कारण उसका सिर्फ एक ही है कि जो क्षेत्र में उनकी पकड़ है और वो लोधी वोट जो इधर उधर ध्रुवीकरण न हो उसको रोकने के लिए उन्होंने जगह जगह सभा की गई। इसी तरह से ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए दोनों पार्टियां बड़ा मलहरा में लगी हुई है। वहां ब्राह्मण वोट 18,000 से ज्यादा है, तो उस ब्राह्मण वोटों को लुभाने के लिए जो बीजेपी की तरफ से पंडित गोपाल भार्गव जो मंत्री है वो लगे हुए हैं, उनको प्रभारी बनाया गया है। इसी तरह कांग्रेस की तरफ से आलोक चतुर्वेदी विधायक जो छतरपुर के हैं उनको उनको प्रभार दे रखा है, वो पूरा उस लॉबिंग कर रहे हैं। तो ऐसे ही यादव वोटों को लेकर भी दोनों प्रत्याशी और दोनों पार्टियां अपने अपने उसमें लगी है। बड़ा मलहरा और सुर्खी दोनों ही जगह यादव वोटों का भी बाहुल्य है, तो यादव वोटों को लिए कांग्रेस की तरफ से हर्ष यादव दोनों तरफ लगे हुए हैं और इधर बीजेपी से भी जो बाकी यादव वोटों के लिए मोहन यादव यहाँ पर कैबिनेट मंत्री जो है वो अपने बैठक कर चुके हैं यादव समाज की। और बाकी इसको लेकर तो ये पार्टियां जी खुद चाहती है कि जातिगत आधारित जो वोट है जातिगत अपनी ओर आकर्षित करें और पूरा एक लॉबिंग जातिगत वोटों से कर लिया जाए। इसीलिए वो इन सबको इसी आधार पर इस सारा चुनावी गणित बैठाती है। बिल्कुल। राजन जी, आपका एक लंबा अनुभव रहा है, इतने चुनावों को आपने जो है कवर किया है, देखा है। सिंधिया जी की स्थिति आप कहाँ देखते हैं कि कांग्रेस से छोड़ के बीजेपी में आ गए? जिस तरीके के बयान आते हैं, नरेंद्र सिंह तोमर जी का बयान आ गया कि अभी तो उन्हें चीनी की तरह घुलना अभी बाकी है, अभी ठीक से घुले नहीं है। उसके बाद इमरती देवी जी ने कहा कि पार्टी जाए भाड़ में, मैं किसानों के साथ हूं। तो इस प्रकार की जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, तो क्या लगता है कि सिंधिया जी की अभी स्थिति बीजेपी में ठीक नहीं है, या गलती से अगर उनके कैंडिडेट नहीं जीत पाए तो उनकी स्थिति बीजेपी में और खराब हो जाएगी? ये बिल्कुल सही है। सिंधिया जी के लिए तो अभी ये काफी मुश्किल रहा है। अगर उनके प्रत्याशी जीत कर नहीं आते हैं तो वो भाजपा में उनकी स्थिति खराब हो भी सकती है और ज्यादा भी स्थिति खराब हो सकती है। अब जो कुल मिला के ये सिंधिया जी के वर्चस्व और सिंधिया जी के स्वाभिमान का ही चुनाव माना जाना चाहिए, क्योंकि सिंधिया जी की स्थिति अभी बाकी कांग्रेस के खुद नेता इस बात को मानते हैं कि कमलनाथ जी के बाद सिंधिया जी ही हुआ करते थे पार्टी में। अब वो दूसरा जो सेकंड मैन का स्थान है वो बीजेपी में तो उनको नहीं मिला है, लेकिन अगर अब ये इस चुनाव के बाद ही उनको तय होगा कि उनका स्थान कौन सा है बीजेपी। कौन सा है, बिल्कुल। अगर हम बात करें सर कि जो प्रद्युमन सिंह तोमर का भी एक वीडियो वायरल हुआ, जो अपने पूर्व जो सहयोगी थे उनके पैरों में लौट गया कि हमें आपका सहयोग चाहिए। तो क्या लगता है ये स्थिति क्या दर्शा रही है? क्या कहीं ना कहीं डर है कि हार होगी, इसीलिए इस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं? वो वीडियो काफी वायरल हुआ, तो इसको किस रूप में देखते हैं आप? सबसे बड़ी बात तो यही है कि जितने भी मंत्री मैदान में हैं ये उनके जिंदगी और मौत का सवाल है। कुल मिला के ये उनके कैरियर का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। अगर वो जीते तो मंत्री रहेंगे और हारे तो वो कहीं के नहीं रहेंगे। तो डेफिनेटली वो जो भी इस चुनाव में जो भी कर सकते हैं या जो भी उनको जिधर से भी उनको वोट मिलने की संभावना है, गुंजाइश है, वो चीज वो किया जा सकता है। तो ये वही कारण है कि ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें आ रही है। इमरती देवी को जब आइटम कहा गया तो फिर उस चीज को बीजेपी ने पूरी तरह से भुनाने की कोशिश की, और क्योंकि उस चीजों को
उन चीजों को इमरती देवी उस कई मंचों पर रोई भी सही उसको, उस बयान को लेकर और उस अपमान को लेकर। तो ये तो कहीं ना कहीं है ही सही कि जी प्रत्याशियों के लिए ये सब जीते तो उनके लिए सब कुछ है, वही पोजीशन है, और अगर वो हार है तो फिर काफी काफी मुश्किलों का उनको सामना करना पड़ेगा एक तरह से उनके कैरियर, और फिर 3 साल बाद वापस यदि उनको टिकट मिलता है नहीं मिलता है उसको लेकर भी संशय की स्थिति, बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी में और भी ज्यादा प्रत्याशी है। जी राजन जी, आपसे जानना चाहेंगे कि चुनाव के समय जो बेरोजगारों ने आंदोलन किया, तो आपका इतना लंबा अनुभव रहा है, क्या पहले भी इस तरह के आंदोलन होते रहे हैं, या ये जो आंदोलन किया गया है इसे किस रूप में देख रहे हैं आप? क्या ये एक युवा की सोच में बदलाव हुआ है, उसे चिंता हुई है रोजगार की, या ये एक इस तरह के आंदोलन पहले भी हुए हैं और इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ा? नहीं, मुझे नहीं लगता कि चुनाव के दौरान तो इस तरह के आंदोलन पहली बार हुए हैं, और चूंकि कोरोना काल है और बेरोजगारी बढ़ी है काफी और कई लोगों के जॉब इसमें गए हैं, तो डेफिनेटली रोजगार के प्रति युवाओं की जागरूकता है। जी। और कई युवा जो है, अभी एक सर्वे आया था, एक खबर अभी ये पता चला था कि प्रदेश में करीब 50,000 युवा तो ऐसे ही है जो कोरोना के 6 महीने में ओवर एज हो गए। तो उनके लिए तो आखिरी मौका था, अगर वो ओवर एज हो गए अब इसके बाद तो उनके पास कोई रास्ता है नहीं। तो डेफिनेटली ये और युवाओं को इसके कदम उठाना पड़ा, और जहां तक देखा जाए तो ये युवाओं के लिए सही भी है। अगर वो चुनाव चल रहा है या जो भी है उसको लेकर अगर वो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं, तो ये उनका हक है, जायज है। बिल्कुल। राजन जी, चलते चलते आपसे एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। कई बार हम जब क्षेत्र में जाते हैं तो लोग जो है नेताओं, जब विकास नहीं होता या कई समस्याएं आती है तो लोग नेताओं को भला बुरा कहते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे चुनाव के समय, क्योंकि 3 नवंबर को वोटिंग है, मतदाता के हाथ में पूरा अधिकार होता है कि वो किसे वोट करे। तो चुनाव के समय ऐसी गणित बन जाते हैं कि जातिगत आधार पर लोग वोट दे देते हैं, बाद में फिर वही लोग रोते हैं अपने समस्याओं के लिए। तो क्या कहेंगे इसको लेकर? अब इसमें तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि मतदाताओं के हाथ में एक बहुत बड़ी ताकत है, और उन्हें अपने वोट को बिल्कुल सोच समझ के हर रूप में देखकर उसके बाद ही वोट देना चाहिए। लेकिन अक्सर होता यही है कि ज्यादातर मतदाता है किसी भावनाओं में बह जाते हैं, किसी के कहने पर आ जाते हैं, या किसी लालच का शिकार हो जाते हैं, और उसके बाद फिर वो वोट देते हैं और बातों को या उन्हीं को लेकर फिर भला बुरा बोलते हैं या उसका ये बोलते हैं। तो मतदाताओं से यही अपील है कि वो अभी सोच ले समझ ले, समय ये उनके पास किस रूप में उन्हें वोटिंग करना है, किसे वोट देना है, किसे जिताना है, कौन उनके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ सागर से दैनिक भास्कर के संपादक राजेंद्र दुबे जी, जिन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि ये जो उपचुनाव है इसके अंदर मुद्दे कहीं ना कहीं गायब हैं, और जो चुनाव प्रत्याशियों के आपस में टकराव बन गया है, उनके जो है प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, मुद्दे कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं, और जो है गद्दार और कौन गद्दार नहीं है इस पर चुनाव टिक गया। साथ ही साथ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बेरोजगार युवाओं ने जो आंदोलन किया, ये कहीं ना कहीं उनकी सोच में जो बदलाव आया है, ये काफी अच्छा संकेत है आने वाले समय के लिए कि वो अपने लिए आवाज उठा रहे हैं। और साथ ही साथ राजेंद्र दुबे जी, हम आपका भी हृदय से धन्यवाद करना चाहेंगे जो आपने अपना कीमती समय हमारे कार्यक्रम सरल टॉक के लिए निकाला। तो दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।